यस, धन्यवाद शिनोय जी। आज ये वर्चुअल माध्यम से उपस्थित समस्त किसान भाई और बहन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड बिहार से, इन सभी का आज के ये आर्या कोलैटरल की तरफ से आज का जो ये वेबिनार सेशन जो स्टार्ट हो रहा है, ये सीरीज, इसमें मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस कोरोना के संकट काल में अपने स्वास्थ्य का उचित ख्याल रख रहे होंगे। आज जो आर्या ने सेशन रखा हुआ है, ये बहुत बहुत ही उचित समय पे ये सेशन रखा हुआ है कि जैसे कि हम सारे लोग जानते हैं, पिछले 1.5 साल से कोरोना एक महासंकट बन के पूरे दुनिया पे छाया हुआ है। और ये कोरोना की वजह से, कोरोना के पहले जैसे हम लोग अपना जीवन यापन करते थे, उसमें उसने बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट किया हुआ है। बहुत सारे लोग जो उनके रोजगार चले गए, उद्योग धंधे बंद हो गए, और इसको रोकने के लिए जो सरकारें होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वो अपने तहत बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। तो इन कोरोना की वजह से जो जो लोग खेती व्यवसाय या उससे जुड़े हुए, उनके ऊपर भी उसकी काफी बुरी तरीके से मार पड़ी हुई है। उस संदर्भ में आज जो जो ये सेशन का उद्घाटन और आज का जो विषय रखा हुआ है कि मशरूम कल्टीवेशन, मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही उचित टॉपिक ऐसा आर्या टीम ने सिलेक्ट किया हुआ है कि जिसके माध्यम से जो लोग या जो किसान भाई बहन खेती के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनके लिए एक खेती से जुड़ा हुआ एक दूसरा उद्योग हो जाएगा कि जहाँ पे हम लोग अपना आय का स्रोत देख देख पाएंगे। तो मशरूम ये ऐसी चीज है कि जिसके लिए बहुत सारा ज्यादा संसाधनों की जरूरत नहीं होती है। जो ऐसे संसाधन होते हैं कि जो हमें अपने गांव, अपने एरिया में बहुत सुलभता से उपलब्ध हो पाएंगे। और इसका इसका व्यवसाय करने के लिए भी हमें बहुत सारा पैसा या कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे कम से कम पैसे में, कम से कम जगह पे, यानी हमारे घर में 10 बाय 10 या 15 बाय 20, जैसा भी हमारे यहाँ पे हमारा एक रूम होती है, वहां से हम लोग उसकी स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारे उत्पन्न का स्रोत हम लोग बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ में ये जो मशरूम होता है, ये मशरूम बहुत ही आरोग्यवर्धक होता है। ये इसके काफी बहुत सारे मेडिसिनल एंड न्यूट्रिशनल बेनिफिट रहते हैं। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का ये सेशन जो आर्या ने चालू किया हुआ है, ये सेशन ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। और आप जैसे जो कृषक भाई बहन आज इससे जुड़े हुए हैं, वो आज के सेशन से इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे। और इसका लाभ लेके एक अपने खेती के साथ साथ एक मशरूम कल्टीवेशन का भी एक आप एक बिजनेस स्टार्ट करोगे। बस यही करके मैं शिनॉय एंड टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आज के सेशन पे इनॉग्रेशन करने के लिए बुलाया। बस शिनॉय, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कपिल जी। सभी को गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं आर्या कोलेटरल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि अपना जो तजुर्बा है उसको हम शेयर कर सकें और जो हम सीखे हैं और सीख रहे हैं पहले। हाँ, तो सभी को धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बैकग्राउंड और जो तजुर्बा है और जो मैं सीख रहा हूँ उसको मैं सभी के सामने कोशिश करूँ कि कम समय में शेयर करूँ। और मशरूम तो आज टॉपिक है हम लोग के बीच में। ये ऐसा चीज है जो पर डे सीखने का चीज है, तो एक छोटा सा सेक्शन में तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्टार्ट कर सकते हैं कि ताकि मन में एक बिजनेस के रूप में, बाकी चीज के रूप में कैसे इसको हम लोग ले सकते हैं, उसको हम लोग आराम से इसको देख सकते हैं। एक तो मैं किसान बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर फार्मर हैं और मैंने सुना बताया कि मैं एग्रीकल्चर की पढ़ाई इसलिए किया कि ताकि अपने घर में खेती कर सकूँ, आपको जॉब भी कर सकूँ, सोचा था। और पढ़ने के बाद मैं कोशिश किया पढ़ने के समय भी कि जितने बातें सिखाए जाते हैं वहाँ पर चाहे बाकी जगह, वो मैं अपने प्रैक्टिकल अपने घर को लेकर हमेशा कोशिश किया कि उसको कनेक्ट करने का। और पढ़ने के समय भी अपना घर को मैं जहाँ पर करीब करीब 40 एकड़ लैंड है हमारे, तो मैं थोड़ा सा इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये भी एक हो सकता है जो मैं चाहा कि कर सकता हूँ मैं। तो उसमें जहाँ 1 लाख का धान होता था उसको मैं 17-18 लाख का पर ईयर का धान का सेलिंग को बढ़ाया। मेरी भी मजबूरी थी, घर के लोग को भी पसंद था, तो मैंने जॉब भी किया और जॉब करते करते मैं बहुत रिस्क लिया, नुकसान भी सहा, बहुत सारे क्रॉप पर काम किया। लेकिन जब जॉब करने के तक मुकाम तक पहुंच गया, मैं एक छोटा सा पोस्ट से ज्वाइन किया एनजीओ से, और कारपोरेट का
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक मैं बना, तो मैं लगा कि अब एक पोजीशन तक आ सकते हैं, और हम सीख, उसकी दौरान मैं सीखा भी बिजनेस कैसे एग्रीकल्चर में बिजनेस किया जा सकता। तो स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, मशरूम, एरोमेटिक्स का कल्टीवेशन अपलैंड में बहुत सारा ट्रायल ये सब होते रहा। लास्ट में मैं कंक्लूड किया कि क्यों ना अपना एक सेटअप करके घर के पास एक ऐसा काम करूं कि जिससे इनकम हमारा जनरेट हो, साथ में कम से कम 10-20 बंदे का, 10-20 आदमी का काम हो, और बाकी चीज का एक तरह से इन्वायरमेंट और सारा चीज को लेकर चलेंगे। मैं एक चीज देखा कि एग्रीकल्चर में अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और एक न एक दिन मैं बोलता भी था ट्रेनिंग के माध्यम से। बहुत जगह ट्रेनिंग दिया मैंने, करीब करीब 2.5-3 लाख किसान के साथ अलग अलग माध्यम से ट्रेनिंग दी, अलग अलग क्रॉप है। हमें लगा कि मैं जब बोलता हूँ कोई बात को तो मेरे साथ में दिखना चाहिए, तो वो चीज सेंस किया। तो हर एक एग्रीकल्चर में अगर बढ़िया तरीका से किया जाए, आज के डेट में देखा जाए तो जो भी चीज है एक दिन खत्म हो रहा है, भूख खत्म नहीं होगा जब तक इस धरती पर मनुष्य रहेंगे। हो सकते हैं कुछ कम कपड़े पहने बाकी चीज को, लेकिन खाना जरूर खाएंगे। एक ऐसा सेक्टर है जहां पर इसके बिना कोई इंसान का कल्पना नहीं किया सकता है, इवन जानवर है बाकी चीज को भी नहीं कल्पना किया सकता। तो एक इस चीज को हम पढ़ाई बढ़िया ढंग से किए, तो पढ़ाई से फायदा होना चाहिए, और जितने भी लोग कल्चर से जुड़े हुए जो छोड़ के भाग रहे हैं, वो थोड़ा कोशिश करें कि इसमें कैसे अर्निंग किया जा सकता। आज के सेशन में मैं ज्यादा नहीं समय लूंगा कि मशरूम को एक ऐसा फसल है जो छोटे से जगह में, जो हमारे अभी जो इनोग्रेट के सर को हमको बताए कि छोटे से जगह में हम लोग इसको कर सकते हैं। देखिए, मशरूम आज का चीज नहीं है, बहुत पुरानी चीज है। मैंने आज हम भले इसको कमर्शियल ढंग से बात कर रहे हैं कुछ साल से, 10 साल 20 साल से, लेकिन पुराने समय से भी जंगल में, घर में, कहीं कहीं सब लोग देखा है। अलग अलग नाम से लोग पुकारा है, अलग अलग ढंग से खाया है। कुछ जहरीला भी होता है, कुछ अच्छा है। बहुत सारे मशरूम जहरीला भी होते हैं, तो बहुत सारे वेराइटी हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और आज के डेट में अगर बोला जाए तो मशरूम के जहाँ तक हम लोग सीखे हैं डीएमआर से, चाहे बाकी जगह से, चाहे सुने हैं या फिर लिटरेचर पढ़े हैं, कि मशरूम वर्ल्ड में शुरुआती दौर में सबसे कम चाइना में होता था। करीब 690-75 की इर्द गिर्द अगर देखा जाए 6% होता था। आज के दौर में अगर देखा जाए 2015 में वहां 90% के लगभग में खेती हो रहा है। इतना तेजी से बढ़ा, बाकी जगह कम हुआ। सेकेंड चीज मैं एक बोलना चाह रहा हूँ इसके साथ साथ ही, कि मशरूम चाइना जितना प्रोडक्शन करता है 90%, उसका बहुत कम पार्ट एक्सपोर्ट करता है, मैक्सिमम खाता है। ये भी एक देखने की चीज है, ठीक है। तो मतलब एक बोल सकता हूँ कि ग्रोथ हुआ, लेकिन खाने के लोग भी यूज किया, और प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स। अगर आज के डेट में मशरूम तरह तरह के, आजकल 40-50 रुपए किलो वाला भी मशरूम से लेकर 3 लाख 4 लाख रुपए किलो वाला भी मशरूम लोग उगा रहे हैं। मतलब जो छोटा मशरूम, ऑयस्टर बटन मशरूम हम लोग जो उगाते हैं, इसका रेट जो देखा जाए, और मेडिसिनल मशरूम का अगर रेट देखा जाए, जो लोग महाराष्ट्र में अच्छे अच्छे लैब में, बिहार में भी होने लगा, 3-3 लाख रुपए केजी भी, 1 केजी का दाम। मतलब मेडिसिनल वैल्यू उसका इतना है कि उसको लोग मेडिसिन में या बाकी चीज में जा रहे हैं। तो मतलब ये बहुत बड़ा एक रेंज है। उस रेंज में बहुत बड़ा समुद्र बोल सकते हैं इसको। मैं छोटा सा मैं एक मशरूम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, कि आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ बटन मशरूम के बारे में, ताकि बहुत तेजी से इसका ग्रोथ हो रहा है। मतलब बहुत कम परसेंटेज था, आज कमर्शियल ढंग से पूरा तेजी से बढ़ा। वेस्टर्न मशरूम भी होते हैं, और भी बहुत सारे मशरूम होते हैं। अलग अलग सेशन में अलग अलग बात करेंगे। कुछ को क्वेरी होगा तो मैं लास्ट में क्वेश्चन आंसर में डालूंगा। तो दुनिया में मशरूम प्रोडक्शन का अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा इलाका हमारा है हमारा। और हम लोग अमेरिका से लेकर बहुत सारे देश में एक्सपोर्ट करते हैं। डिमांड इतना ज्यादा है कि दिनों दिन अगर बोला जाए कि पर डे इसका रेट घट नहीं रहा, बढ़ रहा है। मतलब डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम। एक छोटा सा गेहूं दे दूं, इसको बनाने में अगर इकोनॉमिकल पार्ट में देखा जाए, 1 केजी पैदा करने में अगर बटन मशरूम की बात किया जाए तो कहीं कहीं 40 रुपए में भी पर केजी लोग बना लेते हैं। इसका अपना राम है, और कुछ लोग 90 रुपए में बनाते हैं। तो मतलब पर केजी में 50 से 60 रुपए का केजी का प्रॉफिट 2 महीना में होता है। ठीक है। आज के चीज में मैं 4-5 चीज रखूंगा कि फसल क्या है, और इसके अंदर में क्या क्या पाए जाते हैं, और इसको कैसे समझा जाए, और बाजार क्या हो सकता है। इसके पहले थोड़ा सा मैं पीछे चला जाऊं कि ये उगता कहाँ है। थोड़ा सा खाली बैकग्राउंड लूंगा कि जितने भी हमारे एग्रो वेस्ट हैं, उसको हम लोग इसमें यूज करते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए रॉ मटेरियल का, तो हमारे पास बहुत अवेलेबल है। तो इससे, खेती से, इसका अगर खेती किया जाए छोटा सा जगह में, तो खेती के लिए जगह बहुत बड़ा नहीं चाहिए। बोल सकता हूँ कि 10 बाई 10 में का छोटा सा, अगर हमारे पास घास फूस का भी घर हो, मिट्टी का भी घर हो, घर नहीं हो छोटा सा झोपड़ी भी बना ले, इसको खेती किया जा सकता है सीजन में। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें जरूरत है। इससे है कि हमको 4 लाभ होते हैं, जो मुख्य रूप से हम लोग आज चर्चा करें। बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन इसके इर्द गिर्द सारे लाभ घूमते हैं। एक तो कि इन्वायरमेंट को हम लोग, इसका अगर खेती करें तो हम इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री, या फिर
जो स्कार्सिटी है मॉइस्चर का, पानी का, जो इतने सारे डिफिसिट है हमारे, वाटर जोन नीचे धीरे धीरे जा रहे हैं, उसको यूटिलाइजेशन प्रॉपर करने का, इनकम बढ़ाने का, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का। प्रोडक्टिविटी इन सेंस आदमी का काम करने का, कम घंटा में ज्यादा इनकम निकालना, कम पैसे में ज्यादा पैसा कमाना, कम बिजली में कम रिसोर्स में ज्यादा उसको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, इस क्रॉप से हम कर सकते हैं। और लास्टली जो आज के दौर जो कोरोना और बाकी चीज में हम लोग, और बाकी चीज जो हम लोग बीमारियां में देख रहे हैं, तो एक ऐसा सोर्स है जो हमारा स्वास्थ्य के लिए, न्यूट्रिशन के लिए बहुत बड़ा साबित हो सकता है। कुछ चीज है जो मैं पर्यावरण के लेकर मैं शुरू में बोल रहा था। हमारे जो इंडिया में देखा जाए डाटा है कुछ कि कितने वेस्ट होते हैं, कितने सारे हम एग्री वेस्ट जो फेंक देते हैं, जो कभी कभी काम आता है कंपोस्ट बनाए तो, कभी एग्री वेस्ट पॉल्यूशन के रूप में हो जाता है, गंदगी के रूप में हो जाता है, कुछ लोग इसको जलाते हैं। आप हम हर एक साल न्यूज देखते होंगे, सुनते होंगे कि दिल्ली एनसीआर में एयर का क्वालिटी बहुत खराब है, क्योंकि वहाँ पंजाब हरियाणा चाहे अगल बगल के यूपी जो भी पार्ट वेस्टर्न यूपी वाले लोग हैं, चाहे बाकी बिहार में भी प्रैक्टिस किया गया है, ये लोग धान के खेत को खाली करने के समय, गेहूं बुआई के समय इसको जलाते हैं, जो वेस्ट है उसको जलाने से एक तो मिट्टी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो नष्ट होता है, और पोल्यूशन जो एग्रो वेस्ट है उसको जलाकर हम पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बढ़ाते हैं, जिससे CO2 और बाकी चीज बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो इससे बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं, आदमी का हेल्थ, अलग अलग रोग पैदा होते हैं। तो एग्रो वेस्ट इतना सारा है, उसका यूटिलाइजेशन हम लोग अगर सही से देखा जाए तो हम लोग कर सकते हैं। तो खेती से वेस्ट देखेंगे तो इतना मिलियन टन हम लोग निकालते हैं, बागवानी से है, एग्रीकल्चर और बाकी सड़क किनारे लगभग 1100 मिलियन टन, ये पुराना डाटा है, करीब 4 साल पहले के डाटा है। इतने सारे एग्रो वेस्ट हैं जो कहीं ना कहीं बेकार हो रहे हैं या फालतू में जल रहे हैं। कुछ लोग को लोग अच्छे से एंटरप्रेन्योर, अच्छे से सोशल एंटरप्रेन्योर लोग आ रहे हैं, जो कुछ लोग कंपोस्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कुछ लोग मशरूम में है, कुछ लोग और भी चीज में जा रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ, इतने सारा वेस्ट है कि उसको यूटिलाइजेशन अगर हम लोग किया जाए तो बहुत सारा चीज को हम वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने वेस्ट दिख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इसका सिर्फ 0.03% हम मशरूम में, 1% भी नहीं, 0.1% भी नहीं, 0.03% सिर्फ मशरूम में। मतलब अपॉर्चुनिटी ह्यूज है। और एक चीज मैं ऐड कर दूं बिफोर टेक्निकल सेशन जाने के पहले, कि मशरूम का रॉ मटेरियल वेस्ट ही है, मैक्सिमम रॉ मटेरियल वेस्ट, जिसको हम फेंक रहे हैं या छोड़ दे रहे हैं या इसको यूज नहीं कर पा। तो मेरे पास अलग से रॉ मटेरियल खरीदने का, सोचने का न के बराबर है। जो वेस्ट है उसी को वेल्थ में हम कन्वर्ट, तो इसको बहुत बड़ा फोकस हम एफपीओ, जो भी लोग एफपीओ से जुड़े हुए हैं, हमारे किसान और चाहे हमारे जो भी टेक्निकल हेड है वहाँ के जो लीड कर रहे हैं, ये बात को हमको सबको बताने की जरूरत है कि ठीक है, मशरूम लाइवलीहुड का बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है, कि जो जला रहे हैं, जो बेकार कर रहे हैं, इसको हम फोकस करके कैसे इसको हम आने वाला पीढ़ी को जो हमारा अगला जनरेशन है उसको हम क्या दे रहे हैं। उसको पोल्यूशन दे रहे हैं, हेल्थ का मैंने रोग खराब, मैंने रोगी बना के छोड़ रहे हैं, उसको दवा पर छोड़ दे रहे हैं, क्या तकलीफ दे रहे हैं, सस्टेनेबल बिजनेस का मॉडल नहीं दे पा रहे हैं, कैसे इसका वेस्ट उसका यूज होगा इनपुट्स में। ये सारा चीज हमको बताने की और दिखाने की जरूरत है। तभी हमारा पढ़ाई, हमारा जो हम लोग जो पढ़ लिख के अपने लाइवलीहुड को सोच रहे हैं, थोड़ा सा ओवरऑल मनुष्य के बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन के रूप में काम करेगा, इसको कोट करेगा। सेकेंड है जो मैं थोड़ा सा हिंट किया कि पॉपुलेशन सभी लोग जान रहे हैं, 130 करोड़ से ऊपर हम लोग चले गए, खाने के लिए जमीन घट रहा है, स्वाभाविक है। उसी लैंड में रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग सारा चीज बना रहे हैं, तो स्वाभाविक है घटेगा घटेगा, डिमांड बढ़ रहा है। तो पर एरिया, पर स्क्वायर फीट या पर स्क्वायर मीटर हम कितना ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज, ताकि हर एक आदमी को, हर एक इंसान को इस धरती पर उसको न्यूट्रिशन को, फूड सिक्योरिटी को हम उसको फुलफिल कर सकते। तो अगर लैंड घटेगा, प्रोडक्टिव लैंड, तो हमको वर्टिकल, जैसे कि गांव में से लोग शहर की तरफ शिफ्ट कर गए, जगह कम है तो अपार्टमेंट बन गया, वर्टिकल अपार्टमेंट, 8 तला 30 तला 20 तला 50 तला तक लोग जा रहे हैं, फ्लोर में जा रहे हैं। तो ऐसे ही ऐसा खेती जो हमको वर्टिकल के रूप में भी जगह को, स्पेस को यूज करे, वो काम आए, तो हमारा इस फसल से हम लोग कर सकते हैं। मशरूम को हम घर के अंदर उगा सकते हैं, छोटा सा जगह को हम, जो थोड़ी देर पहले बात हो रहा था, तो बहुत छोटा सा जगह को इतना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं जितना हम आम खेती में हम नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज है कि एम्प्लॉयमेंट, जो महिलाएं, जो हम लोग पुरुष का एम्प्लॉयमेंट लगभग कोशिश करते हैं, चाहे देने की कोशिश करते हैं, महिला को भी, लोग माइग्रेट भी कर जाते हैं नौकरी के लालच में। लेकिन जो आप देखेंगे कि गांव का गांव खाली पड़ा है, हर एक लोग शहर की तरफ भागा, रोजगार के लिए हो चाहे एजुकेशन के लिए हो। गांव में जाएंगे तो कच्चा का ही मकान है, 4-5 घर का, 4-5 रूम का बना हुआ है,
एक रूम में बूढ़ा बूढ़ी लोग रहता है, बाकी रूम खाली है। वो जगह को भी हम अपॉर्चुनिटी के रूप में कर सकते हैं, ताकि तुम बाहर जाने की जरूरत ना हो। तो जगह पूरा खाली, और एम्प्लॉयमेंट जो बाहर जा रहा है उसको, एम्प्लॉयमेंट का जो प्रेशर टाउन पर है, हर एक चीज का प्रेशर टाउन पर है, वो हम धीरे धीरे प्रेशर को हम गाँव की तरफ जहाँ जहाँ अलग अलग उसको मोड़ सकते हैं, और जहाँ से निकले वहीं पर उनको करवा सकते हैं। ये बहुत बड़ा लिस्ट है। आप लोग सब लोग जानते हैं, कोरोना काल से लेकर बाकी चीज की बीमारी में भी इस मशरूम में प्रोटीन का मात्रा बहुत अच्छा। कितना है अभी जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा डिटेल हम लोग डॉक्टर नहीं है। इतना जाने कि हमारे बॉडी को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बाकी जो जरूरत है वो हम इस फूड से, इस क्रॉप से खुद अगर बेचने के लिए भी ना करें, तो अगर खाने के लिए भी पैदा करें, तो हर एक घर में 10-15 बैग, 20 बैग मशरूम होना चाहिए, ताकि फ्रेश मशरूम हम खा सकें। प्रोटीन की मात्रा ज्यादा से ज्यादा, फाइबर जो आज मैक्सिमम लोग सुनते होंगे, गैस का प्रॉब्लम, ये सब सारा चीज, इसमें फाइबर की भी मात्रा, फैट जो हमारा ब्लड को, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, सारा चीज करता है, उसमें मात्रा, सोडियम को भी कम है, कैलोरी कम है, कोलेस्ट्रॉल कम है, कार्बोहाइड्रेट अच्छा है, शुगर कम है, विटामिन बी और विटामिन डी का सोर्स बहुत बढ़ जाए, और भी बहुत सारी चीज है, धीरे धीरे हम लोग जानेंगे या गूगल करेंगे। मतलब कहने का मतलब, इसमें जो उगा रहे हैं हम, एक अच्छा खाना उगा रहे हैं, जो उगाएंगे, जो एक हमारे मनुष्य जाति के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होगा। एक चीज और इसमें हम ऐड कर दें कि अगर देखा जाए, हर एक तीसरा आदमी डायबिटिक का शिकार है, शुगर पेशेंट है। आप देखेंगे घर में, गांव में, ये डायबिटिक हो गया, उसको डायबिटिक के बाद उसको काम करने का इच्छा शक्ति, वेट लॉस तो है ही है, काम करने का इच्छा शक्ति, बहुत जल्दी थक जाता है, तो उसका प्रोडक्टिविटी उसके, वो आदमी को घट जाता है। तो अगर हर एक तीसरा आदमी डायबिटीज का शिकार हो रहा है, तो उसको रोकने की जरूरत है। बीपी के, हाई ब्लड प्रेशर, खाना पीना इतना खराब हम लोग खा रहे हैं, इतने सारे कंटामिनेशन खा रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना स्वाभाविक हो गया है। बीपी के पेशेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, हड्डी भी कमजोर हो गई, और ब्रेन तो ये सारा चीज होगा तो ब्रेन भी बहुत सारा काम नहीं कर रहा है। तो आजकल टैलेंटेड आदमी की ज्यादा जरूरत है। तो अगर मशरूम खाया जाए, मैं बोल सकता हूँ कि डायबिटिक, कोलेस्ट्रॉल, बोन और ब्रेन को बढ़िया से बढ़िया साफ बनाया। तो हमारा ऐसा फसल के बारे में आज हम लोग ट्रेनिंग लेंगे, सीखेंगे एक दूसरे के साथ, जो हमारे शरीर को प्रायोरिटी देता है। आखिर पैसा किस काम का, जब शरीर को ही प्रायोरिटी न दे। कुछ इंडिया के लेवल में बता सकता हूँ कि मैं, मशरूम लगभग ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। अलग अलग प्रजाति है, अलग अलग टेम्परेचर के कारण अलग अलग मशरूम लोग उगाते हैं। अगर नॉर्थ की बात करें, और कुछ पार्ट पुणे का बहुत बड़ा सोर्स है बटन मशरूम, बहुत बड़ा बटन। अगर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड वाली बात कर दें, और पुणे का कुछ पार्ट करें, इतने बड़े बटन मशरूम के सोर्स है कि सोच नहीं सकते हैं, और इंडिया को खिला रहा है। नॉर्थ ईस्ट वाले में ऑयस्टर मशरूम बहुत अच्छा, लोग डिमांड भी है, लोग खाते भी हैं, उगाते भी हैं। साउथ वाले जो पार्ट है, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होने के चलते मिल्की व्हाइट मशरूम करते हैं, ताकि वो टेम्परेचर ज्यादा में होता है। और उड़ीसा पैडियस्ट्रा मशरूम, मतलब ये मशरूम के कुछ वैरायटी है जो ज्यादा ज्यादा खेती किए जाते हैं। एक चीज देखा जाए, अगर 1970 से डाटा लेकर 2019 तक का देखा जाए, मशरूम प्रोडक्शन का ग्रोथ, उत्पादन पूरा तेजी से चल रहा है। इस साल का डाटा तो बहुत बड़ा है, अभी ऐड नहीं हुआ है बीएमआर से, तो मतलब बोल सकता है कि क्रॉप का डिमांड बढ़ा है, घटा नहीं, मतलब अपॉर्चुनिटी है। एक चीज लेकिन, अब और एक अपॉर्चुनिटी का एक और कारण क्या है, कि मैं थोड़ा देर पहले चाइना के बारे में बोला, तो मैं चाइना का सेंस, मैं पॉजिटिव चीज के लिए पॉजिटिव लेना चाहता हूँ, कि बहुत सारे चीज वहां पर अच्छे हैं। वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट नहीं करता, पर कैपिटा वहां पर लोग 22 से 23 किलोग्राम मशरूम साल भर में खाते हैं, एक आदमी। वर्ल्ड में पर कैपिटा अगर बोला जाए, मैंने खाने कंजम्पशन का, 4 kg, और हमारे इंडिया में क्या बोलो, 0.07 किलोग्राम पर पर्सन है। मतलब मशरूम को अगर पूरे प्रोडक्शन से आबादी को डिवाइड करके देख लें, तो हमारे एक आदमी पर इतना पड़ता है, बहुत को तो खाता भी नहीं। सोच लीजिए कि कितना जरूरत है, कितना पीछे भी है लोग, और कितना अपॉर्चुनिटी, दोनों पार्ट में बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी है सबके पास, और दुख भी है कि कितने लोग आगे से अपने अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं लोग, हम अभी पीछे। तो मैं कहूंगा, इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं, कि एंटरप्रेन्योर के रूप में आगे बढ़े, आगे यहाँ जुड़े, और बिजनेस के रूप में भी देखें, और इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत सारे वेरायटी है, कुछ फोटो है, आज ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, मेडिसिनल से लेके सारा है, कुछ पार्ट को हम लोग आज थोड़ा सा फोकस करेंगे। अब आज का ट्रेनिंग का सेशन मेरा ही रहेगा कि हम लोग थोड़ा सा, जितने भी लोग हैं, इंटरेस्ट पैदा हो, ताकि अगला सेशन में हम लोग कुछ पार्टिकुलर लोग को क्रॉप वाइज लेकर डिटेल चले, जो लोग इच्छुक से करना चाहते हैं। ये 4 प्रजाति बहुत ज्यादा हमारे भारत में खेती किया जाता है। थोड़ा सा इशू क्या है, कि अगर कमर्शियल की बात करेंगे, तब कमर्शियल खेती अगर सालों भर करना है, तो इन्वायरमेंट, पर्यावरण हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन सबके पास ये सुविधा है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। तो सीजन में, खासतौर पर नॉर्थ वाले लोग को मैं बोल सकता हूँ, जिस समय ठंडी की शुरुआत दुर्गा पूजा के बाद होता है,
से लेकर होली तक ये मशरूम का खेती आराम से किया। कुछ लोग मिडिल इंडिया वाले लोग हैं, उनको और भी दूसरी वैरायटी जो वेस्टर्न मशरूम है उसको कर सकते हैं। कुछ लोग साउथ इंडिया के जो लोग हैं, जहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, वहाँ दूसरा मशरूम कर सकते हैं। मतलब है इस पार्टिकुलर बटन मशरूम के बारे में अगर बोला जाए तो टेम्परेचर 14 से लेकर 28 तक रहता है। अगर शुरू में 24 से 28 का टेम्परेचर चाहिए, बाद में जिस समय प्रोडक्शन होता है उस समय 14 से 18 रहता है, 14 से 16। तो जनरली हम लोग, और मॉइस्चर तो खैर मेंटेन करने वाला चीज है, तो जनरली लोग ठंडे के समय में पूरा बल्क में प्रोडक्शन होता है। कुछ कुछ हरियाणा के जो किसान है, सोनीपत पानीपत में, मुरथल के पास में, एक एक किसान 40-40 झोपड़ी लगाता है। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें कि जो किसान वहां पर खेत धान लगाते हैं, बिहार से लोग बहुत सारे, हमारे हाजीपुर और गंगा के पार वाले लोग लेबर काम करने जाते हैं धान वगैरह। तो सबसे बड़ा सेंटर अभी बटन मशरूम का है, हरियाणा का दो डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है जो सीजनल करता है। मैं कंट्रोल की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। जब यहाँ से लोग जाते हैं धान रोपने के लिए, तो जो लोग जनरली मई जून में जाते हैं, धान रोपाई करते, निकौनी करने के बाद उनके पास टाइम बचता है तो बांस काट के झोपड़ी लगाना शुरू कर देते हैं। एक एक हट लगाते हैं, 60 फीट बाई 30 फीट का हट लगाए। कंपोस्ट लोग अपना, उनके पास बहुत कुछ तो मैक्सिमम लोग तो जलाते हैं। कुछ लोग किसान अपने गेहूं के वेस्ट को, धान के वेस्ट को, उसको कंपोस्ट बना के उस झोपड़ी में स्पॉन खरीद के लगा के उससे मशरूम कमाकर 2-3 महीना में, मतलब नवंबर से आने लगता है प्रोडक्शन, फरवरी तक मशरूम खत्म हो जाता है। फिर मशरूम को जितना भी वो बेचकर तो लेबर लोग क्या करते हैं, फिर वहां से शिफ्ट होकर गांव चले जाते हैं। मतलब एक सीजनल, एक ये 15-20 साल से फिक्स हो गया है ट्रेंड, जाकर धान रोपना, मशरूम उगाना, फिर होली में चले जाए। तो एक पार्ट है जो सीजनल ग्रोथ वाले लोग, झोपड़ी में जिसका पास जगह नहीं है, एक एक झोपड़ी से लोग 5-5 लाख रुपया कमाते हैं। किसी के पास 30-30 लाख, 30 झोपड़ी है, किसी का एक झोपड़ी है। मतलब जरूरत नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया बनाया जाए, थोड़ा सा बांस हो, पुआल हो, तो घर में भी इसका मशरूम का खेती, बटन मशरूम का खेती किया जा सकता है। ये टेम्परेचर देख के डरिएगा नहीं, ठंडा के दिन में हम लोग इसको आराम से खेती करते हैं। शुरू में टेम्परेचर हमारा ठंडा के दिन में 24-25 रहता है, अक्टूबर नवंबर में। दिसंबर में ठंडा हो जाता है। तो मशरूम को शुरू में हल्का गर्म चाहिए, बाद में ठंडा चाहिए प्रोडक्शन के समय। वो सीजनल मैच कर जाता है, और जो वेस्ट था उसको ये लोग कमाकर वो निकल जाए। तो मैं टेम्परेचर खाली जानने के लिए, जानने के व्यू से बता रहा हूँ कि 20 से 28 डिग्री शुरू में चाहिए, बाद में फलन के समय 14 से 18 चाहिए, मॉइस्चर 80 से 85 चाहिए, और ठंडा का समय चाहिए। ये टेक्निकल जानकारी के लिए, इसको ज्यादा सीरियस अभी लेने की जरूरत नहीं है। एक कुछ मशरूम के स्टेप है, बस थंब रूल के अनुसार प्रेजेंटेशन देखिएगा तो इसको भी समझ सकते हैं। आप लोग, बहुत लोग जानते होंगे या बहुत लोग इसमें मशरूम उगा भी रहे होंगे। स्पॉन की तैयारी, स्पॉन हम लोग जैसे बीज बोलते हैं धान और बाकी सब्जी की खेती में, इसी तरह मशरूम वाले बीज को स्पॉन बोलते हैं। तो बहुत सारे स्पॉन लैब खुले हुए, उससे लोग इसका खरीदते हैं। हम लोग इसका खरीद के तैयारी, मशरूम का खाद बनाना, अब आगे डिटेल में जाएंगे। खाद बना लिए, फिर उसमें बीज डाल दिए। बीज डालने की प्रक्रिया को स्पॉनिंग बोलते हैं। तो अच्छा, बस कंपोस्ट में हम बीज डाल दिए तो स्पॉन रन होता है, उसको बोलते हैं स्पॉन चलने लगा। इसी बीच में हम ऊपर में ढकने के लिए आवरण मिट्टी की तैयारी करते हैं, जिसको केसिंग भी बोलते हैं। इस सब एक आध वर्ड है, अभी ज्यादा उस पर याद करने की जरूरत नहीं है। तो बीज ले लिया, कंपोस्ट बना लिया, इसके बाद उसमें हम कंपोस्ट डाल दिए, स्पॉनिंग कर दिए। उसमें फिर जाली नुमा टाइप का, आप देखे होंगे जाली नुमा पुराना, अगर रोटी वोटी छोड़ देंगे तो कवक टाइप का उजला बनने लगता है। तो वो कंपोस्ट में, जो हम कंपोस्ट तैयार किए उसमें बनने लगे। फिर उसके ऊपर में जब कंपोस्ट बन गया, ऊपर से आवरण मिट्टी को ढक दिए, तो ऊपर में भी चलने लगा वो मशरूम का बीज का जो माइसिलियम है, जो कवक है, तो केस रन बोलते हैं। इसके बाद छोटे छोटे मटर के दाना की तरह ऊपर में 3 हेड टाइप का आ जाएगा, उजला उजला, वो फिर बड़ा हो जाएगा तो फसल है। एक छोटा सा है, इस तरह का प्रक्रिया है, इसमें याद करने की जरूरत है। एक प्रक्रिया जब हम लोग करेंगे, चाहे देखेंगे ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब कभी करेंगे या देखेंगे, ये समझ में आए। इसमें 4-5 चीज है मशरूम में। एक, बीज बनाने का एक अलग सेक्टर होता है, लोग बनाते हैं। कुछ लोग कौन बनाने का अच्छा बिजनेस भी करते हैं, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है लोग का। एक कंपोस्ट बनाने का प्रक्रिया है, जो इसका कंपोस्ट बनाने का मैंने तैयार करते हैं। फिर प्रोडक्शन, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। फिर मार्केटिंग हो, चाहे उसको पैकेजिंग हो, अचार पापड़, बहुत सारा चीज, तो मतलब बहुत सारे हेड है। आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ से शुरू करना चाहते हो, आपको देखना। आप बीज भी बनाना खुद से चाहते हैं, आप कंपोस्ट भी खुद से बनाना चाहते हैं, आप प्रोडक्शन भी करना चाहते हैं, या पैकेजिंग करना चाहते हैं, या कैनिंग करना चाहते हैं, या बेचना चाहते हैं। तो हम जैसे कि अपना पार्ट ये है कि हम प्रोडक्शन से हम करते हैं और बेचते हैं, हम बीज कहीं और से खरीदते हैं। कुछ लोग किसान क्या करते हैं कि कंपोस्ट ही हमसे बना बनाया हुआ कंपोस्ट ले लेते हैं कि सर एक बैग भरा हुआ हमको दे दीजिए, हम खाली उगा के बेच के देख लें। तो बहुत सारा हेड है जहां से शुरू कर। फिर भी टेक्निकल जानकारी के लिए इसमें होता है। तो कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया अलग अलग है। इसमें 4-5 चीज लगता है, जो मैं शुरू में नहीं बताया, अभी मैं बताना चाहता हूँ कि मशरूम पैदा करने के लिए 4-5-6 चीज जरूरत, रॉ मटेरियल जिसको हम लोग बोलते हैं कि इंग्रेडिएंट, क्या 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 सामान लगेगा।
उसको तैयार करें। एक तो पहला चीज अगर आप लोग करें तो एक है गेहूं का भुस्सा या धान का कुट्टी। जहाँ गेहूं होता है, गेहूं का जो हम लोग गेहूं निकालने के बाद जो उसको मैंने क्या बोलते हैं उसको, भूसा बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, स्ट्रा बोलते हैं उसको, वो यूज होता है इसमें। पूरा मैक्सिमम मटेरियल, बड़ा मटेरियल वही है। धान का भी जो धान निकालने के बाद जो वेस्ट होता है, पुआल बोलते हैं, स्ट्रा, उसको भी यूज कर सकते हैं। कुछ लोग सोयाबीन को जो वेस्ट होता है उसको यूज करते हैं। कुछ लोग बगास, जो ईख ज्यादा महाराष्ट्र साइड में खेती होता है जहाँ होता है, उसका जो गन्ना का रस निकालने के बाद जो फेंकते हैं उसको भी लोग यूज करते हैं। रॉ मटेरियल ऑप्शन बहुत ऑप्शन है, जहां जरूरत उसके आधार पर होता है। ठीक है। दूसरा चीज है आपको मुर्गी का बीट, मतलब मुर्गी का बीट हम लोग बोलते हैं जब हम पोल्ट्री, जब पोल्ट्री फार्म जितने भी लोग उगाते हैं, जो जिस पर वो अपना फीकल मैटर निकालते हैं, लीटर निकलता है, तो फिर बैच खाली करते हैं, जो झाड़ के निकालते हैं उसको हम लोग पोल्ट्री मैनूर बोलते हैं। वो पोल्ट्री मैनूर काम आता है इसमें। तीसरा आता है आपका एक मिट्टी है जो पीएच को बैलेंस करता है, जिप्सम। फिर चोकर आता है। अब कुछ केमिकल में यूरिया थोड़ा मोड़ा लगता है, नाइट्रोजन और गर्मी लाने के लिए। एक चार पांच चीज, आगे हम डिटेल और जाएंगे, लेकिन मतलब ये चार पांच चीज है। इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर बोला जाए तो ऊपर वाला दो तीन का है, मतलब गेहूं का भूसा और मुर्गी भी। इसका कंपोस्ट बनाने का प्रक्रिया में लोग शॉर्ट मेथड से भी बनाते हैं और लंबा मेथड से भी बनाते हैं। शॉर्ट मेथड बनाने वाले उन लोग हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैकेनाइज सिस्टम है। लेकिन जिनके पास छोटे किसान हैं, जिनके पास कंपोस्ट खरीदने का बड़ा नहीं है, वो अपने घर में भी कंपोस्ट बना सकते हैं लॉन्ग मेथड से। 10 दिन का अंतर पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता। लेकिन ये लॉन्ग मेथड सिर्फ ठंडा के दिन में ही बनेगा, सालों भर नहीं बनेगा। लंबी विधि के बारे में आज हम बात करेंगे, शॉर्ट मेथड के बारे में अभी नहीं बताएंगे, इसलिए क्यों, तो जरूरत नहीं है। ये चीज हम लोग जो थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं, कि एक परसेंटेज है 6 चीज का। अगर गेहूं को भूसा को हम फार्मूला 1 मानते हैं, अगर मैंने बताना चाहें तो इसको अगर हम 100% माने, उसी के आधार पर बाकी मटेरियल का परसेंटेज डिसाइड होता है। और भी बहुत सारा फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला सबसे वेल एक्सेप्टेड है और हम लोग इसको प्रैक्टिस में हम ही लोग कर रहे हैं, साइंटिस्ट लोग भी कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूनिट जो प्रोडक्शन करते हैं उन लोग कर रहे हैं। अब गेहूं का भूसा या धान का, जो भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसको अगर हम 100 kg लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो इसको हम 100% मानते हैं। तो अगर ये 100 kg है तो पोल्ट्री मैन्यूर, जो मुर्गी का खाद हुआ, वो 60 किलो से 70 किलो तक ले। अगर 100 किलो उसको लिया तो उसका 60% से 70% तक हम इसको ले सकते हैं। क्लियर। थर्ड, एक जिप्सम बोलते हैं इसको, मिट्टी भी बोलते हैं। राजस्थान में इसको मिट्टी बोलते हैं, मध्य प्रदेश में भी इसको मिट्टी बोलते हैं। एक तरह से मिट्टी ही है जो इस सारे चीज को पीएच को, मतलब जो बीच में जो प्रक्रिया होगा, रासायनिक प्रक्रिया, बायोलॉजिकल प्रक्रिया मिलाने से ये मिट्टी उसको ठीक रखता है। ये 8% लगता है। गेहूं का चोकर, जब गेहूं का हम लोग गेहूं जब आटा के लिए जब पिसाई होता है, उसमें जो बाहर वाला चोकर निकलता है, चाहे धारा जानवर को खिलाने का आता है, इसमें काम आता है 5%, मतलब 5 किलो। 100 का 5 किलो। फिर यूरिया 2 किलो लगता है, ताकि हल्का नाइट्रोजन का सोर्स हमको अलग से मिले। इसको बहुत लोग रिप्लेस भी किए हुए हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में रहता है। थोड़ा सा नाइट्रोजन दे ताकि हीट जनरेट हो, कंपोस्ट पकने के लिए देते हैं। फिर अमोनियम सल्फेट देते हैं 1%, ताकि उसमें अमोनिया की मात्रा हमको मिले। तो ये 6 चीज है। ज्यादा से ज्यादा हमारा परसेंटेज गेहूं का भूसा और पोल्ट्री मैन्यूर का है, जो हमारा गाँव में एग्रो वेस्ट। बाकी यूरिया और चोकर भी लगभग मिलता है, जिप्सम अगल बगल मिट्टी से मिलता है। ये छोटा सा जो चीज है, बाकी केमिकल जो यूरिया थोड़ा बड़ा लगता है, इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं दूसरे नाइट्रोजन सोर्स से, लेकिन कोशिश करते हैं कि इसको डालने से कंपोस्ट बढ़िया बनता है। यही 5-6 चीज मात्रा हमको कंपोस्ट बनाने में लगता है। फार्मूला 2 भैया, उसमें हम लोग डिटेल नहीं जाएंगे, तो कंफ्यूज करेंगे। ये होता क्या है, कैसे बनता, कैसे करते क्या है कि हम लोग गेहूं का भूसा 100 किलो को ले लिए, एक छोटा सा नीचे जो मिट्टी का फर्श हो, चाहे नीचे प्लास्टिक बिछा दिए हो, एक 2 फीट के हाइट पर परत पर इसको हम फैला दिए। इस पर हम पानी डालते हैं 3 दिन तक, जिससे कि ये पूरा पानी, धीरे धीरे पानी डालते हैं ताकि पूरा मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करे और पानी बाहर बहे नहीं, मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करे, पूरी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, सॉफ्ट हो जाए। जब सॉफ्ट हो गया ये पूरी तरह से 3 दिन में, इसमें हम लोग चिकन मैन्यूर, जो हम लोग पोल्ट्री मैन्यूर बोले, उसको डालें। इसके बाद इसमें हम जिप्सम, आपको चोकर डालें, हमारा 5% है, यूरिया डालें, अमोनियम सल्फेट डालें। जिप्सम अभी नहीं डालेंगे, जिप्सम छोड़ के सब चीज इसमें डालें। ठीक है। जो भी 3 दिन पानी में फुलाया, इसके बाद इस 3 दिन फूलने के बाद बढ़िया से फूल गया मेरा भूसा या धान वाला कम ही फुलाना पड़ेगा, सड़े नहीं, फूले। पानी इससे इतना न ज्यादा डाल दें कि इसके लाल पानी बाहर ना निकल जाए,
ताकि उसमें नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स है वो निकलना। तो 3 दिन फुलाए, ऐसा धीरे धीरे करके फुलाए जिससे पानी डाले फवारा से, जैसे भी डालते हैं हम लोग तो नोजल से डालते हैं, ये पानी पकड़े और फूल जाए। इसके बाद ये मटेरियल जिप्सम छोड़ के चला जाए। ठीक है, मिक्स करने के बाद इसको हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद मिक्स कर दिए, मिक्स करने के बाद इसका हीप लगाते हैं, मतलब ऊंचाई बनाते हैं, ढेर बनाते हैं। ढेर ऐसा बनाए कि 3-4 फीट का। आप गांव में देखे होंगे, बहुत लोग इसमें गांव से ही होंगे, कि जब धान कटता है या कुछ तो रखते हैं तो अपने आप ढेर बन जाता है, गुंबद के आकार का बन जाता है ढेर। इसको मिक्स करने के बाद इसको ढेर बना दे 3-4 फीट का हाइट जैसा दिखे, जिससे कि अंदर का प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, बायोलॉजिकल प्रक्रिया, मिक्स होने का प्रक्रिया शुरू हो जाए। इसको हम लोग एक दिन ढेर दिए, अगला दिन फिर इस ढेर को हम पलटी कर दिए, दूसरा फिर ढेर बना दिए, तो मिक्स भी होगा और जो नीचे का कंपोस्ट था वो ऊपर चला जाएगा। फिर एक दिन के बाद अगला दिन इसको फिर ढेर बना दिए, 3 ढेर के बाद ये और टेम्परेचर भी आ गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको ये प्रक्रिया में 1 से 2 दिन में ढेर बना के कर ले। फिर क्या करते हैं कि जब मिक्स हो गया तो हम लोग इसको लंबा चरखूट टाइप का बेड बनाते हैं, साइड में इसे हाइट देके, जिससे कि गोलूनुमा बेड हो जाए। ढेर जैसे नहीं हम लोग ढेरी लगाते हैं लंबा, जैसे खेत का मेढ़ बनाते हैं ना, आरी मेढ़ ऐसा होता है, वैसा गोमंद का जितना हमारा कंपोस्ट है वैसा बन गया। छोड़ दिए एक दिन के लिए। आज अगर 22 तारीख है तो हम वैसा मेढ़ बनाकर, मेढ़ का हाइट बढ़िया होनी चाहिए, छोड़ दिए। जिप्सम नहीं डाले हैं अभी तक, छोड़ दिए। छोड़ने के बाद आज 22 हो गया तो कल हम छोड़ देंगे, कल एक दिन रेस्ट लेगा, पूरा प्रक्रिया होगा। 24 तारीख को इसको फिर हम पलट देंगे, फिर ढेर बना देंगे, सेम बगल में पलटेंगे तो वैसे ही ऊंचा हाइट का ढेर बन जाएगा, मेढ़ की तरह लंबा हो जाएगा जितना मेरा कम। 25 तारीख को फिर एक दिन रेस्ट करेंगे, फिर 26 तारीख को एक दिन रेस्ट करके पलटी करेंगे इसको और ढेर बनाएंगे। तो 3 बार ढेर के बाद तीसरा टर्निंग के समय, तीसरा पलटी के समय, जिप्सम जो बचा हुआ था मेरा 8%, उसको बराबर भाग में ऊपर में मिक्स करके तब पलटी। अब जिप्सम भी ऐड हो गया, सब मटेरियल मेरा ऐड हो गया। तो ये पलटी करने वाला प्रक्रिया एक दिन रेस्ट करके 7 से 8 बार होता है। 7 से 8 बार एक दिन बीच करके, एक दिन गैप कर, हो गया। अब मेरा कंपोस्ट लगभग रेडी है। टेम्परेचर बीच में 70-80 डिग्री तक अपने आप जाएगा इसका अंदर का, ऐसा प्रक्रिया होगा। पास्चराइजेशन का भी प्रक्रिया अंदर में होगा, जिससे कि बैक्टीरिया, फालतू की चीज, कीड़ा मकोड़ा सब मरेंगे और मशरूम के खाने लायक जो भी न्यूट्रिशन है चाहिए वो अपने आप इस कंपोस्ट के माध्यम से बन जाएंगे। फिर हम लोग हाथ से पकड़ के मॉइस्चर को देखते हैं कि मॉइस्चर 60% रहना चाहिए, इसमें नमी में ज्यादा ना हो। दबाने के बाद दोनों अंगुली के बीच से पानी हल्का आए, टपके नहीं। फिर सूंघते हैं, स्मेल करते हैं कि इसमें बदबू है कि नहीं। अमोनिया जैसे कि कहीं आप बस स्टैंड में जाते हैं तो टॉयलेट देखते हैं इतना बदबू देता है, वैसा स्मेल नहीं आना। अगर वो है तो कहीं ना कहीं अमोनिया इसमें बना हुआ भी, अगर वो है तो एक आध पलटी बढ़ाते हैं, नहीं तो यहीं पर इसको फैला दे। तो यही प्रक्रिया हुआ। तो इसमें कंपोस्ट मेरा रेडी हो गया। कंपोस्ट रेडी हो गया मेरा, लगभग हम 3 दिन पहले जोड़े, 7 बार बीच करके किए तो 8 बार अगर पलटी किए तो एक दिन गैप हो गया, तो 16 दिन वो हो गया। 8 दूनी के 16 दिन, एक दिन बीच करके है 16 दिन 19 दिन, तो 4 दिन और लगता है। ढेर बनाने में लगा था लगभग 24 से 26 दिन के बीच में, 28 दिन के बीच में हमारा कंपोस्ट, इसमें 28 दिन तक कंपोस्ट हमारा रेडी हो जाता है। इसको फिर हम बीज मिलाते हैं। कंपोस्ट रेडी हो गया मेरा, इसमें जो बीज मिलाएंगे उसको स्पॉनिंग बोलते हैं। स्पॉनिंग करने का बहुत सारा तरीका है, टॉप में स्पॉनिंग कर दिया, मिक्स कर दिया, पूरी तरह से थ्रू आउट कर दिया। स्पॉनिंग बीज जो खरीदते हैं वो कितना मात्रा होता है, जितना कंपोस्ट हमारा वेट है उसका 0.5 से 0.75%। अगर बोला जाए 100 किलो हम भूसा लिए थे गेहूं का, मैं स्लाइड पीछे जाके दिखा देना चाह रहा हूँ, ये जितना भूसा लेंगे गेहूं का उससे 2 गुना से 2.5 गुना कंपोस्ट बनता है पानी उनी लेने के बाद। अगर मेरे पास 100 किलो गेहूं का भूसा है तो इससे बैग बनेगा, कंपोस्ट बनेगा 250 किलो। ठीक है, तो 250 किलो के लिए हमको बीज अगर 1% जोड़ते हैं तो 2.5 किलो हुआ। तो हमको तो 1% बीज चाहिए नहीं, हमको तो 0.75% ही बीज चाहिए। 0.5 से 0.75%, 0.5 कम, उससे कम अगर बीज होगा तो माइसिलियम चलेगा नहीं। ज्यादा अगर डाल दिए तो हीट हो जाएगा बैग, वो भी ठीक नहीं है। तो मतलब 1% तक मैक्सिमम लोग जाता है, इससे ज्यादा लोग नहीं जाता। स्पॉन मिला दिया, जब स्पॉन मिला दिए इसमें हम लोग, तो पहले बैग में हम बाहर कंपोस्ट को फैला लिए। इसके बाद हम 0.75% स्पॉन खरीद के बराबर भाग में हम डाल दिए सबका कंपोस्ट में, थ्रो आउट हाथ से मिक्स कर दिया। इसके बाद एक बैग आती है आपका 20
20 इंची बाई 24 इंची का, 18 इंच बाई जितना, लेकिन 9 किलो के लगभग में हम लोग कंपोस्ट उसमें भरते हैं। 9 किलो, 10 किलो, 8 किलो, 5 किलो का भी कंपोस्ट होता है। 5 किलो से कम कंपोस्ट भरने से उसमें मशरूम का ग्रोथ, मशरूम का प्रोडक्शन कम। हाइट हमको देखना है ऐसा बैग का कि कुछ लोग माने बेड में भी मशरूम का खेती करें, लेकिन ध्यान नहीं देना है बेड में करें चाहे प्लास्टिक में करें या टोकरी में करें कैरेट में करें, ध्यान नहीं दें कि कंपोस्ट का हाइट 6 इंच से कम ना हो, 6 इंच से कम ना हो, तभी मशरूम का माइसीलियम ग्रोथ करेगा और कुछ नहीं। तो हमने स्पॉन मिलाकर प्लास्टिक बैग में 8 किलो या 10 किलो वाला जो प्लास्टिक पीपी बैग आती है 51 माइक्रोन से ऊपर वाला जो लीगल है, उसमें हम हल्का छेद कर दिए, 8-10 छेद कर दिए प्लास्टिक में ताकि एरेशन हो। उसमें हम 10 किलो लगभग बीज मिला हुआ कंपोस्ट उसमें हम डाल भर दिए, तो हमारा 250 बैग हो गया था। 250 मैंने कंपोस्ट हुआ था, तो अगर 10 किलो के हिसाब से करें तो हमको 25 को बैग बनेगा। ठीक है, 10 किलो का बैग को क्या करते हैं, जिस रूम में हमको उगाना है, अगर हमारे पास जगह 10 फीट बाई 10 फीट है, अगर हमारा रूम का साइज या झोपड़ी का बनाया हो जो भी हो, 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा है और 10 फीट ही अगर हाइट है लगभग, तो जितना लंबाई गुने चौड़ाई होता है उसका 1.75% टाइम बैग रखाता है। अगर 10 फीट बाई 10 लंबाई 10 है, चौड़ाई 10 है, तो 100 स्क्वायर फीट हो गया, तो 100 गुने 1.75 मैंने 175 बैग तक हम इसमें रख सकते इस रूम में। अगर कोई साइज पूछे कितना बैग अटता है, तो मोटा मोटी लोग 150 रखते हैं अच्छे के लिए, 100 भी रखते हैं, ठीक है ना। ऑप्टिमम 150 ठीक रहता है, 175 भी ठीक रहता है, अगर बढ़िया से वेंटिलेशन माने आने जाने का वेंटिलेशन एक आध होना चाहिए रूम में, थोड़ा अंधेरा हो, टेम्परेचर ज्यादा ना बढ़े, इन्फेक्शन का जानवर बकरी उकरी बांधते हो या फिर जानवर बांधते हो अगल बगल में, या वो उससे थोड़ा दूर रहे तो हमारा रूम सही रहेगा। अदरवाइज इन्फेक्शन होने का डर है। ठंडा के दिन में तो इन्फेक्शन कम होता है, लेकिन बाकी सीजन में इन्फेक्शन बहुत होता है। तो मशरूम अच्छा तो है, वाइट है, लेकिन कंटेमिनेशन का भी उतना ही बड़ा जगह है, कहीं ना कहीं उसमें इन्फेक्शन आएगा तो प्रोडक्शन कम होता है। तो हमको देखना है कि ऐसे जगह हो थोड़ा सा मतलब एयर जाने का हम व्यवस्था कर सके, मतलब फ्रेश एयर, खिड़की खोल दिए तो हवा निकल गया, उसमें फालतू लोग आना जाना ना कम करें, जाए तो हाथ पैर थोड़ा धो के जाए तो बढ़िया रहता है मेंटेन का। तो उसमें हम कंपोस्ट कंपोस्ट बैग को हम वहां से लेके उस रूम में रख दिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि रैक बना लेते हैं बांस का फाड़ के, तो कभी अगला सेशन में हम बात करेंगे। रैक बना के जैसे हम किताब रखते हैं ना, स्लैब रखते हैं, वैसे ही रैक बना लिया 2 फीट हाइट का, जैसे कि मेरा बैग हट जाए, तोड़ने में आसान पड़े, रैक बना लिए। और इस बैग को हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से मुंह को प्लास्टिक को पकड़ के, प्रैक्टिकल रहता तो ज्यादा बता पाता मैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसके प्लास्टिक के जब कंपोस्ट भरने के बाद बीज मिला हुआ बैग को ऊपर से मुंह को पकड़ते हैं, जोर से उसको हम लोग हाथ से थपथपाते हैं ताकि बराबर भाग में कंप्रेस हो जाए, बैग प्रेस हो जाए, बैग प्रेसिंग ही बोलते हैं उसको। इसके बाद उसमें ऑलरेडी 8-10 हम लोग कलम से या पेंसिल से छेद किया हुआ रहता है, ताकि थोड़ा मोड़ा अगर अमोनिया गैस कुछ बनता हो तो निकल जाए, और मुंह को आराम से उसको लपेट के उसी में बांधे। उस जिस रूम में हम रखेंगे या झोपड़ी में रखेंगे उसका टेम्परेचर हमको, एक थर्मामीटर तो होना चाहिए, 30-40-50 रुपए में थर्मामीटर मिलता है कि, या फिर अंदाज लगा सकते हैं आप कि उस बैग रखने के बाद उस रूम में चारों तरफ से पैक हो जाए, जिससे कि अंदर में CO2 बने, कार्बन डाइऑक्साइड बने। तो जिसमें रहते हैं उसमें मत करिए, अच्छा नहीं रहेगा, क्या कि स्पॉन से एक CO2 निकलता है, बैग से CO2 निकलता है। CO2 जरूरी है, CO2 हानिकारक भी ज्यादा है, और CO2 जरूरी है कन्वर्ट करने के लिए हमारा कार्बन में, ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़े। तो अच्छा बुरा दोनों है, दोनों चीज का। तो शुरुआती 8-10 दिन के लिए हमको रूम बंद कर देते हैं, जिससे कि हमारा उस बैग का तापमान 24 से 26 डिग्री तक पहुंच जाए। अगर ज्यादा हो रहा है तो भी तो नुकसान है। बैग का टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर, बैग का टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर से 2 डिग्री ज्यादा हमेशा रहता है। बहुत किसान लोग गलती करते हैं कि रूम का टेम्परेचर देख लिए 24 है ना, चलो ठीक, लेकिन मालूम चला कि बैग का 26 था। तो हमको देखना है बैग का, तो बैग में से डाल देंगे तो अपने आप देख सकते हैं, या फिर अंदाज लगा लीजिए रूम का 24 है तो बैग का 26 होगा। तो ज्यादा टेम्परेचर तो हल्का खिड़की खोल दीजिए तो टेम्परेचर कूल हो जाएगा। तो शुरुआती 10 दिन हमको गर्मी लाना है रूम में, दरवाजा बंद करके, खिड़की बंद करके, वेंटिलेशन बंद। जब देखेंगे कि जो हम बीज डाले थे वो पूरा अपना जाली बनाकर पूरे बैग में भर गया, तो उजला प्लास्टिक पीपी बैग था, बाहर से दिखेगा पूरा जाली व्हाइट रंग का बनना शुरू हो गई, मतलब मेरा बैग अब पूरा माइसिलियम का जाल से पूरा फैल चुका, तैयार हो चुका। अब हम क्या करेंगे, अब बैग को मुंह को खोलेंगे,
इसके पहले हम एक केसिंग मटेरियल बोले थे, वो बनता है। केसिंग मटेरियल में ज्यादा डिटेल अभी नहीं जाएंगे, इतना ही कहेंगे कि नारियल का बुरादा और राख, जो धान वाला जो जलता है, कुछ लोग मिट्टी का भी बनाते हैं, कुछ लोग वर्मी कंपोस्ट का भी बनाते हैं। तो नारियल वाला ज्यादा सेफ होता है, कुछ लोग मिट्टी वाला भी सेफ है, थोड़ा स्टरलाइज करना पड़ता है। कुछ लोग पुराना 2 साल का गोबर का लोग बनाते हैं, ऊपर में ढकने के लिए 4 से 5 सेंटीमीटर, 2 से 3 इंच, इसलिए ढकते हैं कि मशरूम उसी में फरेगा। तो कोशिश करता है कि ऊपर का जो आवरण मिट्टी बोलते हैं, केसिंग मटेरियल बोलते हैं, उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा ना हो। तो गोबर भी रहेगा तो 2 साल पुराना रहेगा, जिससे कि न्यूट्रिशन उसका खत्म हो। मतलब खाली एक तरह से जाल हम दे रहे हैं ताकि उसमें आके मशरूम फले। तो ये क्या करते हैं हम लोग, ऊपर में 4 से 5 सेंटीमीटर बैग का मुंह को खोल दिए ऊपर से। अब जो आवरण मिट्टी बनाए हैं, हर एक बैग में लगभग 1.5 से 2 किलो लगता है। 4 से 5 सेंटीमीटर में ऊपर में बराबर भाग में फैला दिए बैग के ऊपर से, ठीक है। हल्का पानी लगा दिया मैं। पानी लगाने के बाद इसमें हम जल्दी से जल्दी इसको फिर हम लोग उसी टेम्परेचर में उसी टेम्परेचर में फिर बढ़ाते हैं ताकि माइसीलियम ऊपर चढ़ जाए। जो नीचे उजला था पहले, वो जो ऊपर आवरण मिट्टी के ऊपर में आ जाए। देखिए वहां भी 5-7 दिन में आ गया, 10 दिन इधर था, 5 दिन में और आ गया। तब समझिए कि मेरा अब काम पानी हल्का लगाना है, 1-2 टाइम, एक दिन बीच के भी रहना। अगर नमी है तो हमको एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं लगाना, एक्स्ट्रा पानी नहीं लगाना। अब हमारा कवक था, जो फंगस था, जो माइसिलियम था, ऊपर आ गया आवरण मिट्टी में, किसी में भी। तब हमको क्या करना है, टेम्परेचर अब डाउन करना। तो टेम्परेचर डाउन करने का तरीका क्या है कि दरवाजा खिड़की रात में खोल दें। दिन में तो टेम्परेचर ज्यादा रहता है, रात में टेम्परेचर उस समय ठंडा आ जाता है, नवंबर। खोल देंगे रूम में टेम्परेचर, हमारा रात का टेम्परेचर 16-17 आ गया। पानी बढ़ा दिए, मॉइस्चर बढ़ा दिए, मैंने पानी पटाने लगे उसको, एक दिन में 1 बार या 2 बार। पानी उतना ही पटाना है जो ज्यादा से ज्यादा नीचे नहीं जाए। हर एक बैग में 50 ml के लगभग 100 ml, 50 ml से ज्यादा पानी नहीं जाए। तो फिर देखेंगे कि 5-7 दिन के बाद, अब गर्म नहीं रखना है, रात में दरवाजा वेंटिलेटर खोलना है, जिससे कि हवा जाए, फ्रेश एयर जाए। छोटे छोटे पिन हेड के साइज का बनने लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहे, घुसेंगे तो रूम में बकाहट नहीं लगे तो समझिए कि ऑक्सीजन बहुत है। ना तो बाहर से पंखा भी लगाते हैं हम लोग, ऐसे दरवाजा क्रॉस वेंटिलेशन होगा तो पंखा लगाने की जरूरत नहीं है। पानी छिड़काव करेंगे, 3-4 दिन में देखेंगे मटर की दाने की तरह इसमें मशरूम बनने लगा। इसके बाद ये भी एक साइज में आ जाए, अच्छा गोलाई में, करीब करीब 50 ग्राम से प्लस में, आप इसको तोड़ाई शुरू कर देते हैं। और ये 8-10 दिन तोड़ाई चलता है। इसके बाद 4-5 दिन के लिए शांत हो जाता है, वो सेकंड प्लस बोलते हैं। उसके बाद फिर 8-10 दिन के लिए, 5-7 दिन के लिए निकलेगा, फिर 4-5 दिन 7 दिन शांत रहेगा। 3 फसल ले लिए, मतलब 1 महीना रूम में रखने के लिए, मतलब रूम में रखने से लेकर चलने तक अब 1 महीना तोड़ाई है, मतलब 2 महीना का फसल रूम के अंदर होता है। एक बैग से लगभग 2 किलो मशरूम से 2.5 किलो मशरूम तक निकलता है। जितना कंपोस्ट का वेट है उसका 20% मशरूम निकलता है। लगभग 10 किलो का कंपोस्ट है तो 2 किलो मशरूम निकलता है, ठीक है। तो अगर बोला जाए तो एक बैग अगर हमारे पास, तो हमारा एक बैग अगर मान के चलते थोड़ा देर के लिए, तो हमको 2 किलो मशरूम मिलता है, ठीक है। उसके बाद मशरूम निकलने के बाद 2 महीने के बाद कंपोस्ट जो वेस्ट होता है, बहुत बढ़िया कंपोस्ट है, उसको हम लोग ढेर बनाते हैं। कुछ लोग वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, कुछ लोग 1-2 महीना बढ़िया से गड्ढा में बना के रखते हैं, उसके बाद खेती में सीधा चला जाता है। ये वर्मी कंपोस्ट से भी अच्छा खासा न्यूट्रिशन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है। मतलब पुआल जलाने से या धान के गेहूं जलाने से शुरुआत किए थे, उसका मटेरियल पोल्ट्री मैन्यूर का उठाए, वहां से मिक्स करके पैसा कमाए मशरूम में, एक उस कंपोस्ट से बेचे, और फिर वो अच्छा चीज को, वेस्ट को, फिर हम कंपोस्ट के रूप में खेत में वापस पहुंचा दें। थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो हम शेयर करना चाहते हैं आपसे, कि अगर हमारे पास 100 बैग है, 100 बैग कोई किसान खेती करना चाहता है, तो एक बैग का लागत कंपोस्ट बनाने का, बीज डालने का, सब कुछ प्लास्टिक मिला के लगभग 130 रुपया पड़ता है। मतलब 13 रुपए किलो, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब लेके। हम लोग यहाँ जो करते हैं बिहार में, कुछ पार्ट हम बंगाल को भी दिए हैं, और झारखंड में भी JSLPS के साथ हमारा, और KGV के उषा मार्टिन में भी जो HDFC का प्रोजेक्ट चलता है, जहाँ महिलाएं खेती करती हैं। चाहे कुछ पर्सनल इंटरप्रेन्योर लोग हैं जो खुद खरीदते हैं हम लोग से बैग, कोई 2000 बैग, कोई 4000 बैग, कोई 1000 बैग। तो अगर 100 बैग लेते हैं, रूम में रखते हैं 10 बाई 10 के कमरा में, इससे 13,000 खर्च हुआ। कुछ कीटनाशक थोड़ा मोड़ा बगल में डालने के लिए लिए, कुछ पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक छोटे छोटे 200 ग्राम पैक करने के लिए लिए, स्प्रेयर एक चाहिए कम से कम 5 लीटर का। 1 महीना तक इसको रखे, 1 महीना के बाद ही मशरूम निकलता है। अगला 1
महीना में, तो 2 महीना में हमारा पूंजी इससे प्रति बैग 2 किलो निकला तो हमको 200 किलो हुआ। एक बैग से 2 किलो तो 100 बैग से 200 किलो। अगर एवरेज रेट हम 150 रुपया रखते हैं तो हमारा 30,000 रुपया का मशरूम हुआ। और जो कंपोस्ट हम खेत में रहते हैं वो 10 किलो का बैग मॉइस्चर हटाने के बाद, फरने के बाद 6 किलो का बचता है। उसको भी अगर 4 रुपए के हिसाब से रखें तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो मिला जुला कर हम बोल सकते हैं कि हम जो पूंजी लगाए 15,000 के लगभग में, हमारा 2 महीना में दोगुना हुआ। बाकी मार्केटिंग तो लोग जान जाते हैं, तो बाजार में मशरूम बेच रहे हैं, डायरेक्ट बेच सकते हैं किसान को, या फिर मॉल में दे सकते हैं, या फिर अच्छे अच्छे अभी कैनिंग प्लांट खुल रहा है तो लोग उसके लिए भी लोग उगवा रहे हैं कि हमारे लिए उगा दीजिए मशरूम। ये सब है। कुछ लोग अभी तेजी से बढ़ रहा है मशरूम का, कि लोग बोलते हैं ऑस्टर मशरूम का ज्यादा बढ़ रहा है, बटन मशरूम का तो फ्रेश भी इतना डिमांड है कि नहीं हो पा रहा है। फिर भी लोग केनिंग प्लांट लगा के लोग 6 महीना लाइफ बढ़ाकर केनिंग प्लांट वाले लोग खरीद रहे हैं। कुछ लोग अचार बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। कुछ लोग इसको पापड़ बना रहे हैं, उत्तराखंड साइड में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी बना रहे हैं। आटा अभी अभी बहुत जल्दी तेजी से क्लिक कर रहा है मशरूम का आटा, जो हमारे जनरल आटे में 10% मिला के लोग खा रहे हैं। तो एक बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं जो लोग महिलाएं या एफपीओ या कुछ लोग आ सकते हैं, जो इंड टू इंड यूज करके इसको बढ़िया से बढ़िया लाइफ दे सकते हैं और वैल्यू कनेक्ट करा सकते हैं। धन्यवाद। अगर किसी को भी कोई सवाल पूछना है राजेश जी से तो वो भी पूछ सकते हैं। सर सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है, मतलब हमारी बहुत बड़ी एफपीओ है और अगर हमें मशरूम की खेती करना है तो कहाँ कहाँ होती है? जैसे किसी का मिट्टी का घर रहता है, सीमेंट का घर रहता है या फिर टीन का भी घर रहता है। और दूसरी बात, अगर हमें 10 किसान मिलकर मशरूम की खेती करनी है, अगर वो 10 किसान अलग अलग जगह पर रहते हैं तो क्या उसकी क्वालिटी में फर्क आएगा? और एक सवाल, क्या हम इसकी खेती 12 महीने भी कर सकते हैं क्या? और जैसे आपने बताया कि इसमें गेहूं का भूसा या धान का, सोयाबीन का, गन्ने का भी चलता है, तो हमारे इधर तुअर भी बहुत ज्यादा इसमें होता है सर, तो क्या वो तुअर का भूसा भी हम इसमें यूज कर सकते हैं क्या? धन्यवाद नीता जी। एक साथ बहुत सारा क्वेश्चन किया आप। ऐसा है कि ये सालों भर हो सकता, लेकिन टेम्परेचर कंट्रोल होने के स्थिति में रहेगा तभी होगा। अगर टेम्परेचर वर्धा को, तो हम जहाँ तक हम समझते हैं कि टेम्परेचर शायद 14, ठंडा नहीं ठंडा रहता है वहाँ पर। हाँ, ठंडी के दिनों में ठंडा रहता है सर। हाँ जी। तो वहाँ पर सीजनल अगर करना कोई किसान चाहे तो झोपड़ी में, टीन वाले घर में, लेकिन कोशिश करते हैं हम लोग मिट्टी वाले घर में या पुआल डालते हैं तो टेम्परेचर इंसुलेट रहता है, थोड़ा ठंडा रहता है। जिस रूम में हमको ठंडा रहता है उसमें इसकी खेती हो सकती है। और पुआल में भी हो सकता है। क्वालिटी में जहां तक आप पूछे हमसे कि अलग अलग किसान का अलग अलग क्वालिटी हो सकता है अगर ठीक से ध्यान नहीं दिया तो। लेकिन ठंडे के दिन में बहुत ज्यादा फर्क क्वालिटी में पड़ता नहीं, मजबूत निकलता है, ठोस निकलता है और अच्छा निकलता है। अगर सालों भर करना है तो एसी रूम चाहिए, एयर कंट्रोल सिस्टम चाहिए। एक रूम से अगर कहें तो अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं अगर इंसुलेटेड रूम, टेम्परेचर अगर आप कंट्रोल कर पाए तो। और आपके जो रॉ मटेरियल बोले आप, कोई भी रॉ मटेरियल में थोड़ा मोड़ा नाइट्रोजन आगे पीछे होता है, लेकिन पुआल में बहुत बढ़िया होता है बटन। और अगर हम फिर हमें ये बटर मशरूम का बीज कहाँ अवेलेबल होगा सर? पूना में बहुत बड़ी लैब है, हम तो वहीं से आता है मेरा बीज। तो पूना के नजदीक होंगे, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, आप उनसे मिलने, चाहे आप एपीओ में है तो किसी से। आजकल हर एक जगह लैब लगभग है। या फिर दिल्ली से, हम लोग तो दिल्ली से भी मंगाते हैं, कहीं दूर रहे 2 दिन 3 दिन में आ जाता है, ट्रेन से या बस से, और कोई दिक्कत नहीं रहा, आइस पैक में करके देता है। ओके। और आपने जैसे अभी बताया सर कि वो पॉलीथीन के इसमें रखते हैं, वो जो बीज अपन जो डालते हैं 10 केजी की इसमें, तो उसमें डिस्टेंस कितना होना चाहिए? नहीं, सटा रहेगा, सटा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, सटा सटा बैठेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और एक, हाँ, और एक लास्ट सवाल सर, अगर हमें इसकी वाकई में खेती करना है, अगर हमें इसका प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है तो वो कहाँ से मिलेगा सर? प्रैक्टिकल तो कृषि विज्ञान नजदीक में, तो मैं तो थोड़ा दूर हूँ बहुत। बाकी अगर वहां ही पर किया जाए, अगर अगर कुछ लोग किसान तैयार हो तो बाकी आर्यन वाले लोग, आर्य वाले बताएंगे लोग कि अगर ग्रुप वहीं रहे तो लोग ट्रेनर जाकर वहां बनाकर लाइव ट्रेनिंग दे सकता है बनस्पत को, वो कहीं पर जाए। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका है अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्र भी करवाते हैं, अच्छा रहेगा। लर्निंग बाय डूइंग, मतलब खुद करके सीखना, वहीं करवाना, वो प्रक्रिया ज्यादा अच्छा है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। का कहना है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये मशरूम का किया था,
लेकिन उनको मार्केट एक्सेस नहीं मिलता है। तो इसके बारे में हम कुछ बता सकते हैं क्या, कि और हमारी तरफ से कौन सी हेल्प होगी उनको? तो इसके बारे में थोड़ा सा राजेश जी बताएंगे तो अच्छा रहेगा, तो सभी का हाँ, एक ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। इसमें दो चीज है कि अभी जो मार्केट डेवलप कराना है, कि मशरूम तो लोग खा रहे हैं, तो पक्का है खाते हैं लोग ना। यस मशरूम तो यस। लोग जनरली खाते हैं, ये हम देख रहे हैं कि सब जगह का यूज टू प्रैक्टिस है। तो शुरुआती में हम लोग क्या किए थे, जब आज से मैंने अगर 12-15 साल बोले तो दिल्ली से आता था, चाहे कहीं से भी मार्केट आता हो, होटल होटल में लोग फ्रेश मशरूम दिए हैं लोग, एक तरीका। दूसरा तरीका, जहाँ सब्जी बिकता है, पाँच पाँच माने पैकेट, 10-10 पैकेट जितना कैपेसिटी है ना, उसको सब्जी वाले को लोग दे के दिए, तो 10 सब्जी वाले को दिए तो 50 पैकेट हो गया। कुछ लोग ठेला, हमारे गया में करीब करीब सीजन में 40 से 42 ठेले लगते हैं जो खाली मशरूम बेचते हैं। तो शुरुआती में इतने नहीं थे, तो सब्जी वाले को दिए, होटल वाले को दिए, फिर जो लोग खरीद रहा है, जैसे हम लोग बायर भी हैं, कैनिंग प्लांट लगाए हैं गया में, आधा कंस्ट्रक्शन में है, तो हम लोग जो उगवा रहे हैं हम लोग भी खरीदते हैं। या फिर जो पहले से मशरूम बेच रहा है कोई वेंडर, पूना में भी देखेंगे, चाहे नजदीक टाउन में पहले से कहीं से ला के बेच रहा हो, उसके पास अगर आप जाएं, उसके चैनल को यूज करें तो वहां भी दे सकते हैं। या फिर आप एक जगह कंसंट्रेट कर लिए सभी ग्रोवर का, एक जगह, फिर उसको आप किसी बल्क बायर को दे सकते हैं, टाई अप कर सकते हैं, और ऑनलाइन बेच सकते हैं। अभी बहुत सारे ऑप्शन, अभी के लिए मार्केटिंग के बाद तो हमको नहीं लगता कि कोई इशू है। प्रोडक्ट मैंने मटेरियल नहीं है, सबसे बड़ा इशू है मार्केट है। हम दीपापुर से सिंधु बोल रहे हैं, सभी को नमस्ते। ये कह रहे हैं कि हमने मशरूम मतलब थोड़ा सा लगाया था, 15 पैकेट लगाया था, वो जो गुच्छा वाला होता है, हाँ लेकिन जी। पहली बार में जो था मतलब बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आया था तब, लेकिन फिर दोबारा अच्छा नहीं आया। हाँ, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा, मॉइस्चर से लेकर इन्फेक्शन का भी रहता है, टेम्परेचर का हो गया होगा, या टेम्परेचर बढ़ गया होगा, या माइसिलियम डेड हो गया होगा। तो कुछ नहीं है, ऑयस्टर मशरूम बहुत आसान है। बटन मशरूम में भी इधर प्रक्रिया है लंबा, लेकिन ऑयस्टर मशरूम की अगर बात किया जाए, तो आप उगाए थे, वो सबसे आसान है। वो 3 बार फलता है, लेकिन पहला बार जो फ्लश आएगा, पहला बार जो होगा, वो 50% प्रोडक्शन पहले बार में आ जाता है। सेकेंड में मतलब बोल सकते 25-25 आता है। थोड़ा सा केयर करने से वो सेकंड में आता है, थर्ड में आता है, सब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या रीजन था। 1 किलो मशरूम बनाने का 25 रुपया कॉस्ट आता है सिर्फ, और सर वो मैं आराम से। लगाऊंगी, इसका मुझको बिया मिल जाए तो मैं जरूर लगाऊंगी। हाँ, बिया तो बहुत अवेलेबल है। कहाँ से आप बोल रही हैं? सर हम बनारस से बोल रहे हैं, राजा तलाव से, दीपापुर मतलब सिंधु। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए और सबको मशरूम के बारे में बताने के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि ये सेशन में जो जो हमने सीखा है या इसके आगे हम बढ़ पाए। थैंक यू।